दोस्तों हम लोग रिएक्ट की ये सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसमें देखिए रिएक्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हमको सीखनी है ना, कोई भी टेक्निकल चीज़ें अगर हमको सीखनी है तो पहले हमको ये देखना होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो हम सीख रहे हैं वो मार्केट में कहाँ है और हम उसको क्यों सीख रहे हैं। भाई अगर आपको मान लीजिए रिएक्ट सीखना है तो रिएक्ट को सीखने के पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्ट होता है, हम लोग रिएक्ट को क्यों सीखें या रिएक्ट के अंदर क्या ऐसा है जिसके वजह से हमको लगता है कि हमको रिएक्ट को सीखना चाहिए। तो इसको रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि रिएक्ट हम क्यों सीखें और रिएक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, रिएक्ट हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्या चेंजेस लेके आ रहा है। अगर हम लोग बिना रिएक्ट के एप्लीकेशन बनाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, या जो ट्रेडिशनल तरीका था एप्लीकेशन बनाने का उसमें रिएक्ट ने क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो सबसे पहले तो अगर आपको रिएक्ट जेएस सीखना है तो आपको इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। मतलब अगर आपको रिएक्ट जेएस सीखना है तो उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है और फिर रिएक्ट क्या है, एक फ्रेमवर्क है या एक लाइब्रेरी है रिएक्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो रिएक्ट जेएस है वो एक फ्रेमवर्क है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है। और फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोग देखेंगे। फिर हम बात करेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है और एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को डेवलप करने में रिएक्ट जेएस हमारी किस तरीके से हेल्प करती है, और जिसे मैंने बताया कि फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट यू शुड नो बिफोर ज्वाइनिंग रिएक्ट, मतलब रिएक्ट को सीखने के लिए आपको क्या आना चाहिए। तो देखिए तीन बेसिक टेक्नोलॉजी HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आपको रिएक्ट जेएस सीखना है तो। और जावा स्क्रिप्ट में आपको डॉम मैनिपुलेशन अच्छे से आना चाहिए और ES6 अच्छे से आना चाहिए। ES6 के कुछ कंसेप्ट जो यहाँ पर यूज होंगे, तो डॉम मैनिपुलेशन और ES6 जावा स्क्रिप्ट में स्पेशली ES6 बेस्ड जो जावा स्क्रिप्ट है वो हमको पता होना चाहिए। तो ये तीन चीजें की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्ट जेएस को सीखने के लिए। और अब हम देखें आज का हमारा जो एजेंडा है उसका सेकंड पॉइंट की रिएक्ट जेएस क्या है। तो जो रिएक्ट जेएस है वो एक लाइब्रेरी है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को फेसबुक ने बनाया है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो यूजर इंटरफेस फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, बेसिकली यूजर इंटरफेस और सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए रिएक्ट जेएस यूज किया जाता है। अब ये बात तो यहाँ कंफर्म हो गई है कि रिएक्ट जेएस जो होती है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के काम आती है। तो अभी हमको पहले ये पता होना चाहिए कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है ना। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन को समझने के लिए जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये YouTube का चैनल पेज है ना। अब इस वाले पेज में अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नेविगेशन दिखाई दे रहा है जिसमें होम मेनू है, वीडियोज है, शॉर्ट्स है, लाइव है, फिर प्लेलिस्ट है, मेंबरशिप का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर आपको फिल्टर दिखाई दे रहे हैं कि लेटेस्ट वीडियो कौन से हैं, पॉपुलर वीडियोस कौन से हैं, ओल्डेस्ट वीडियो कौन से हैं। साइड में भी आपको एक साइड बार दिखाई दे रहा है जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लाइब्रेरी दिखाई दे रही है। तो ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, ये बेसिकली अगर देखिए YouTube भी यूज करती है, YouTube भी सिंगल पेज एप्लीकेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन चूंकि YouTube जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है तो वो रिएक्ट जेएस यूज नहीं करते हुए एंगुलर यूज करता है। तो जैसे यहाँ पर अगर इस पेज की मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर ये एप्लीकेशन अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से बनी होती तो यहाँ पर अगर आप वीडियोस पे जाते तो अलग पेज मिलता, प्लेलिस्ट में आप जाते तो अलग पेज लोड होता। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन का कंसेप्ट यहाँ पे ये कहता है कि आप पूरा पेज को लोड मत कीजिए। जैसे यहाँ पर जो कंटेंट वाला सेक्शन है ना, ये कंटेंट वाला जो सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस कंटेंट वाले सेक्शन का कंटेंट अपडेट करा दीजिए
बाकी पेज वही होगा। यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन का कंसेप्ट यहाँ पर ये कहता है कि आप लॉगिन पेज पे जाओ, आप लॉगआउट पेज पे जाओ, आप पेज के डिटेल कोर्स पेज पे जाओ, आप किसी भी पेज पे जाओ, लेकिन जो पेज का लेआउट हो वो आपका सेम है, मतलब हेडर, फुटर, साइड बार ये सेम रहेगा। सिर्फ पेज का कंटेंट जो है वो यहाँ पर, सिर्फ पेज का जो कंटेंट है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। और रिएक्ट जेएस जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो अगर हम बोले कि सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए हम लोग रिएक्ट.जेएस का यूज करते हैं, और सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि सारा एप्लीकेशन का जो लेआउट होता है वो सेम रहता है, सिर्फ पेज का जो कंटेंट एरिया है वो यहाँ पर बनता है। अब जो रिएक्ट जेएस है वो रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट देखिए रिएक्ट जो है वो एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। मतलब अगर मैं ये तो सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोगों ने देख ली कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन जो होती है ना, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, लेकिन अभी जो सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने में रिएक्ट हमारी हेल्प करती है। अभी उसमें कुछ चैलेंजेस है। देखिए सिंगल पेज एप्लीकेशन अगर आपको बनानी है तो उस एप्लीकेशन में कुछ चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को हम लोग रिएक्ट की हेल्प से बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि रिएक्ट क्या है ना। ये तो पता चल गया कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करने वाली टेक्नोलॉजी है। तो ये कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी, कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी का क्या मतलब है, तो जैसा आपको यहाँ पर लेआउट दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ पर जो पेज है ना इसको एक पूरा कंपोनेंट में, जैसे हेडर को एक कंपोनेंट बना दिया, साइड बार को एक कंपोनेंट बना दिया, मेन कंटेंट एरिया एक कंपोनेंट है, और साइड जो राइट साइड बार है वो भी एक कंपोनेंट है, और जो फूटर है वो भी यहाँ पर एक कंपोनेंट है, और पूरा का पूरा जो पेज है वो एक रूट कंपोनेंट में बना हुआ है। तो जैसे मान लो हमने किसी पेज पे क्लिक किया तो उस पेज का हेडर सेम रहेगा, फूटर सेम रहेगा, लेफ्ट साइड बार सेम रहेगा, राइट साइड बार सेम रहेगा। सिर्फ हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, मेन कंटेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन कंटेंट के कंपोनेंट को अपडेट कर देंगे। ठीक है। अब बात यहां पर एक और ये आती है, अब देखिए जो सिंगल पेज, अब ये कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट के बारे में हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे कि कंपोनेंट किस तरीके से वर्क करते हैं। ये तो केवल एक इंट्रोडक्शन था कि रिएक्ट जैसे कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है, लेकिन कंपोनेंट के बारे में हम देखेंगे कि कंपोनेंट किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। अब जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना, रिएक्ट का हम लोग और ओवरव्यू की बात करें तो मैं यहां पर लाइव आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। हम लोग गए रिएक्ट की साइट पे, तो देखिए इसका परफॉर्मेंस देखिए, मैं जिस पेज पे क्लिक कर रहा हूं ना, यहां आपको सर्कल घूमता नहीं दिखाई दे रहा। ये रिएक्ट की अपनी खुद की साइट है। ठीक है। और रिएक्ट की इस साइड में देखिए पेज का कंटेंट कितनी स्मूथली चेंज हो रहा है। कंटेंट जैसे मैंने यहाँ पर किसी पे भी क्लिक किया ना, तो आप देखोगे कंटेंट कितनी स्मूथली यहाँ पर चेंज हो रहा है। और अब हम लोग बिना रिएक्ट की साइट देखते हैं, तो जैसे इसरो की साइट है ये, है ना। अब इसरो में अगर मैं किसी पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं सर्कल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, पेज का कंटेंट जो है वापस से लोड हो रहा है। देखिए, ये देखिए। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट की है, और ये जो एप्लीकेशन है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, तो इस लाइब्रेरी का यूज करके हम हमारी एप्लीकेशन को ऐसे भी बना सकते हैं कि उस एप्लीकेशन का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा सिंगल पेज एप्लीकेशन हो और बाकी जो नॉर्मल एप्लीकेशन बनती है वो हो। ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल है। अब जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, उस सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने में कुछ चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस है? चैलेंजेस यहाँ पर यह है कि आपको डोम मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा आपको हैंडल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, अगर मैं इस एप्लीकेशन की बात करूं तो इसमें यहाँ पर लर्न एक पेज है, रेफरेंस एक पेज है, कम्युनिटी एक पेज है, ब्लॉग एक पेज है। लेकिन जैसे मान लो मैंने ब्लॉग पे क्लिक किया, या लर्न पे मैंने क्लिक किया, या रेफरेंस पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे देखिए, आप मैं अगर रेफरेंस पे क्लिक कर रहा हूं ना, तो लेफ्ट साइड में
और राइट साइड में कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल रेफरेंस का कंटेंट यहाँ पर चेंज हुआ। तो रिएक्ट ये कहती है कि आप इसको चेंज कर दो, केवल कंटेंट एरिया को चेंज कर दो, बाकी तो सब एज इट इज होगा। लेकिन रन टाइम पे अगर आपको HTML में कुछ अपडेट करना है तो आपको डोम मैनिपुलेशन आना चाहिए। यहाँ पर डोम मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होगा, और आपको नहीं लगता कि इतना ज्यादा डोम मैनिपुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत सारे पेजेस होंगे, बहुत सारे कंटेंट को हमको मतलब बहुत सारे एट्रीब्यूट, HTML के टैग और प्रॉपर्टी को अपडेट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट काम होगा। तो रिएक्ट ये कहती है कि जो डोम मैनिपुलेशन का है वो काम मैं करूंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मतलब रिएक्ट के ऊपर आप ये छोड़ दीजिए कि डोम मैनिपुलेशन को हैंडल करना यहाँ पे रिएक्ट का काम हो जाएगा। दूसरा काम यहां पर यह होगा कि चूंकि आप रन टाइम पे आप एक पर्टिकुलर रीजन को, पर्टिकुलर एरिया को आप अपडेट कर रहे हो और डेटा को आप डायनामिकली ला रहे हो, तो यहां पर UI और डेटा के बीच में कनेक्शन करने का जो काम है वो होता है, तो वो भी एक चैलेंज है यहां पर, है ना। और अगर रिएक्ट नहीं होती तो ये दोनों प्रॉब्लम हमको मैन्युअली करनी पड़ती, और आप देखोगे कि मैन्युअली करने में कितना कॉम्प्लेक्स यहां पर हो जाता। तो रिएक्ट का एडवांटेज यहां पर यह है कि जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है उसमें डोम मैनिपुलेशन करना, UI को डेटा के साथ सिंक्रोनाइज करना, ये सारे काम यहां पर रिएक्ट कर लेती है। और इस काम को रिएक्ट के द्वारा कर लेने से क्या होता है कि जब ये काम रिएक्ट करती है तो हमारा टेंशन नहीं है, वो एक डेवलपर का टेंशन नहीं है। लेकिन रिएक्ट कहती है कि आप एक कंपोनेंट बना दो, बाकी कंपोनेंट को कैसे मैनेज करना वो रिएक्ट का खुद का काम है। ठीक है, अब हम कंपोनेंट की बात कर रहे थे, तो कंपोनेंट को हम देखते हैं। तो हम लोग यहां पर देखिए, हम चलते हैं अमेजोन की साइट पे। ठीक है, तो जैसे अमेजोन की साइट पे हम लोग गए, मान लीजिए यहां पर हम लोग गए, तो यहां पर जैसे ये वाला पेज आप देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए मोबाइल फोन का यहां पर ये टैब आ रहा है। ठीक है, तो ये मोबाइल फोन में आप देखोगे तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 मोबाइल आ रहे हैं एक रो में। ठीक है, और ये 6 मोबाइल एक रो में आ रहे हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए ट्रेडिशनल तरीके से एप्लीकेशन बनाते तो हमको क्या करना करता, 6 बार इस HTML को लिखना पड़ता, है ना। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊं और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो हमको 6 बार इस सेक्शन को लिखना पड़ता यहां पर। ठीक है, 6 बार इस सेक्शन को मेरे को यहां लिखना पड़ता। अब ये जो प्रॉब्लम है ना 6 टाइम इसको लिखने की, ये रिएक्ट कहती है कि आप इसका एक कंपोनेंट बना दीजिए। तो ये पूरा इसको मैं थोड़ा जूम पे करता हूं। ठीक है, तो ये पूरा एक कंपोनेंट हो जाएगा, और इस कंपोनेंट में देखिए आपको बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं, टाइटल, प्राइस, आप कंपोनेंट को रेंडर करते जाइए और डायनामिकली आप इसकी वैल्यू को चेंज करते जाइए। तो एक कंपोनेंट एक ही बार हमको बनाना है। ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी चेंज करते जाएंगे। प्रॉपर्टी यानी जैसे सैमसंग गैलेक्सी है तो सैमसंग गैलेक्सी हम भेज देंगे, उसकी प्राइस के साथ भेज देंगे। जो मोबाइल है OnePlus है तो OnePlus की प्राइस के साथ उसको चेंज करेंगे। तो एक कंपोनेंट बन जाएगा, इन सारी प्रॉपर्टी को, एट्रीब्यूट को कलेक्ट करते हुए यहां पर एक कंपोनेंट बन जाएगा। और ये जो कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे, इस कंपोनेंट के वजह से क्या होगा कि ये जो कंपोनेंट है मतलब हमको बार बार इस HTML को लिखना नहीं होगा। तो ये कंपोनेंट का रोल है। अब देखिए जैसे ये पेज है, अगर इस पेज को मुझे रिएक्ट में बनाना है तो मैं इसको कंपोनेंट में बनाऊंगा। हेडर एक कंपोनेंट होगा, फिर ये एक कंपोनेंट होगा, सारी चीजें जो होगी वो एक एक कंपोनेंट करके हमको बनानी पड़ेगी, और डिफरेंट डिफरेंट डायनामिक एट्रीब्यूट के साथ हमको यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग कंपोनेंट, तो रिएक्ट को कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी कहा जाता है। तो कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी रिएक्ट को इसीलिए कहा जाता है।